सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं तादृश्चैव कोट्यो लक्षान् स्मृति तद्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यथं गणहरदेवीं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्ति युक्तो सुना मोहवयं शिरसा इच्छामि भक्ति गोवंग पई नहीं पावड़े परियम सुत पढ़मानु हो गया चुलिया चेव सुत तई खुई तमका अलम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम पूर्वे हम। श्रुति जल्दी पारिकेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमः गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंच बिहाचार करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतस्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्ण गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्र न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छा में बनते आर्य भक्ति कौसको कौतुसलचम सम्मान समदन संचर जुत्तानम पंच बिहाचारानम आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम वज्जायनम तीरयन गुण पालनर्यानम सवसावनम निचकालम अच्छे में पूजे में बंदा में नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः पर श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भर्विजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचों सार्थम् आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण वीरचतमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी ने। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको
आचार्य भगवान श्री नेमिचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर गन्नी आर्यका श्री आदिमती माता जी की टीका है। हमारा स्वाध्याय उस ग्रंथराज से चल रहा है। 9 अधिकार हैं इसमें। 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है। उसमें हमने बंध स्थान जाने कितने होते हैं, किस किस जीव को किस किस गति के साथ कौन कौन से स्थानों का बंध हो सकता है। नामकरण के बंध स्थान चल रहे हैं, ये हमको आचार्य श्री ने बताया। अब आचार्य हमें उपदेश देने जा रहे हैं कि किस किस उदय स्थान कितने होते हैं, अथवा उदय स्थान कौन से स्थान कब उदय में आते हैं, उदय आने के कितने काल होते हैं आदि का प्ररूपण हमारी चल रही है। हम लोगों ने कल जाना था कि उदय आने के लिए इन्होंने 6 काल बताए थे। दीदी 5 बताए थे ना? दीदी 5 काल ना दीदी? प्रणाम करती हूँ। हम इसीलिए 1 मिनट रुके कि कोई 5 काल बताए थे। हम इसीलिए रुक गए बोल करके कि कोई तो बोले। मैं समझ गई थी, इसीलिए तो साहस करके बोली दीदी बोल दो 5 काल। 5 काल बताए थे। मुझे उम्मीद है 5 काल के नाम तो कम से कम जो वीडियो ऑन रखते हैं उनको तो याद हो ही गए होंगे। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा कथन आ रहा है। हम जान पाएंगे कि हम मनुष्य गति में हैं, हमको कौन कौन सी नाम प्रकृति का उदय चल रहा है और उसमें कौन सी अशुभ है कौन सी शुभ है, किसको हम किस प्रकृति के उदय में हमें परिणामों में समता रखनी है, किस प्रकृति के उदय में हमें धर्म कार्य ज्यादा करना है। इस तरह के हमारे भाव जगेंगे जब हम जान पाएंगे कि हमको कौन कौन सी प्रकृति कैसे कैसे उदय में आ रही है। परणीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुखितनं गोच्छं नम्यून नेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठान समुखितनं गोच्छं। 5 स्थान के नाम बताएं, विमलेश जी बताएं 5 स्थान के नाम। 5 काल, सॉरी 5 काल के नाम। जय हिंद दीदी। दीदी विग्रहगति कारमानसरी और मिस्र काल है ना, तो काल बोलना, कारमान काल, ठीक है। हाँ काल, मिस्र शरीर, शरीर प्राप्ति और श्वासोश्वास और भाषा प्राप्ति। बहुत अच्छा, ये 5 काल है। 5 काल के समय में कितनी कितनी प्रकृतियां उदय में आती है। 5 ही तरह के काल होते हैं नामकरण की प्रकृति के उदय आने के लिए। विग्रह गति और कारमान काल 2 तरह से नाम दिया, इसलिए दिया। वैसे तो विग्रह गति में कारमान काल ही होता है, कारमान शरीर ही होता है। अलग से कारमान शरीर बोलने का कारण है समुद्घात केवली के लिए, वहां पर विग्रह गति तो नहीं है पर कारमान काल है, कारमान शरीर है, इसलिए कारमान वह करके अथवा कारमान शरीर करके इन्होंने बताया अलग से। अब आएगा कि कितनी प्रकृतियां, तो जैसे हमने बंध नामकरण के बंध स्थान में देखा था, कितनी प्रकृति का आधार लेके चल रहे थे कविता जी। नामकरण के बंध स्थान में कितनी प्रकृति का आधार लेके चल रहे थे? 23, हाँ 23, 25, 27, 28, 29। कविता और ललिता एक जैसा रहता है। मेरा फिर से प्रश्न है कविता जी आपसे है, कितनी प्रकृति का बेस लेके नामकरण के बंध स्थान चल रहे थे? 23 का, 25 का, 26 का, 28 का, 29 का। आप आज तक ये नहीं समझे पूरा हो गया कि आधार कितना था। आधार कितना था? 23 प्रकृति। अच्छा, तो उसमें मिल रही है ना। मैंने तो केवल आधार पूछा, बंध स्थान थोड़ी पूछे। वही ललिता जी ने गलती कर दी। मैं सोची आप तो सुधार दोगे, आप उसके भी गुरु निकले, है ना। पर आधार पूछा कि कितनी प्रकृति के आधार से चल रहा है, तो वहां पर 23 प्रकृति तो सब में लगानी ही पड़ेगी। आधार का मतलब कि इतनी प्रकृति तो सब जीवों में लगानी ही पड़ेगी।
उसके बाद जैसा जैसा जीव होगा वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी, 23 25 हो रही थी, 26 हो रही थी, 28 हो रही थी, वो बाद में बढ़ती जा रही थी लेकिन ये 23 प्रकृतियां तो आधा, इस 23 से ही प्रकृति और आगे बढ़ेगी। इस 23 में कोई प्रकृति कम नहीं की जाएगी। तो उस 23 प्रकृति में ध्रुव बंधी कितनी थी? जैसी जी 23 प्रकृति का आधार लेके जहां इसलिए मेरे को पूछना पड़ रहा है, आगे आधार आधे अधिकरण आने वाला है, हमको याद रखना ही पड़ेगा। इतनी 19 प्रकृति थी। हाँ 19 प्रकृति ध्रुवबंदी नामकरण की, नहीं, नामकरण की तो बात तो नामकरण की चल रही है ना। हाँ हाँ बार बार ये थोड़ी बोलना पड़ेगा। अभी जितना विवेचन हो रहा है अंध का उदय का, तो आगे सत्तु भी बताएंगे क्या मुझे नहीं पता है। तो अभी नामकरण ही चल रहा है ना। तो नामकरण की ध्रुवबंधी प्रकृति कितनी है हमने आपसे पूछा। चलिए वरना 4 गुरु लघु उपघात, फिर 4 आयु नहीं, आयु नहीं आएगी। गुरु लघु तेजस कारमान, एक शरीर। अयो अयो बंद करिए, बहुत ज्यादा भटक गया। कृष्णा जी बोलिए, कृष्णा जी बोलिए, कृष्णा जी बोलिए। सब अपने को म्यूट रखे हैं, सब गलत सलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। शास्त्र तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारा अच्छा योग सब नहीं बढ़ पाएगा। हाँ त्रिशला जी, कौन कितनी ध्रुवबंधी? ध्रुवबंदी की 9 प्रकृति है भाभी। हाँ 9 प्रकृतियां थी, कौन कौन सी? तेजस है, वो ध्रुवबंदी 9 प्रकृति तेजस है, कारमान है, नहीं नंबर से नहीं मैंने लिया। तेजस भाभी नाम नहीं एकदम नहीं आ रहा है, 2 मिनट में बता दूंगी। नहीं 2 मिनट कहाँ समय है त्रिशला जी, वो तो सबको बता देंगे 2 मिनट के लिए। बंद करिए अपने आप को। चलो अनीता बोलो। साधक चरण। हाँ। तेजस शरीर, कारमान शरीर, अगुरु लघु उपघात निर्माण और वर्णादि 4 से 9 नाम प्रकृति। अब आज एक चीज जान लीजिए, है ना, ये 9 प्रकृतियां हमने अभी सुनी। अब आगे क्या आने वाली है? ध्रुव उदयी, ध्यान दीजिएगा। तो ये वर्णादि 4, ये जब तक इस जीव का 13वां गुण था, ये बंधती रहेगी जब तक बंध भी छुट्टी नहीं होगी। ये निरंतर बंधी है, ऐसा कोई समय नहीं आएगा शुभ अशुभ रूप बंधेगी, है ना। शुभ अशुभ दोनों तरह की है वर्णादि, तो शुभ अशुभ बंधेगी पर बंधेगी। अच्छा अगुरु लघु क्यों बंधे हमेशा? अगुरु लघु क्यों बंध रहा बाबूजी हमेशा? क्या जरूरत है? अगुरु लघु उदय में भी आएगा और अभी बंध में भी, इसका क्या कारण? पहले दूसरे गुण स्थान में हटाते इसको, क्यों नहीं हटाया? क्या आपका मन क्या कह रहा है कि इसकी बंध विच्छुति पहले क्यों नहीं करा दी? हमारा स्वभाव है ना, अगले लोगों हमारा स्वभाव है, अगले लोगों हमारा स्वभाव है। यहाँ बाबूजी, यहाँ प्रकृति है बाबूजी, स्वभाव वाला अगुरु लघु यहाँ पर नहीं है। अगुरु लघु 4 प्रकार से होता है, हम लोग सभी जानते हैं। यहाँ अगुरु लघु कर्म प्रकृति है, तो इस कर्म प्रकृति विच्छुति दूसरे गुण स्थान में करानी चाहिए, इति आगे ले जाके क्यों करा रहे हैं? क्योंकि अगुरु लघु नहीं कराएंगे तो अगुरु लघु का क्या है? कर्म प्रकृति का क्या काम है? जीव के शरीर को न तो इतना, कोई नहीं बोले, जीव के शरीर को न तो इतना भारी होने देना, न इतना हल्का होना। अब दूसरे गुण स्थान में कोई जीव हो, उसका शरीर खूब भारी कर दे तो नीचे धस जाएगा, बहुत हल्का कर दे तो ऊपर उड़ जाएगा। इसी कारण ये निरंतर बंधी है और निरंतर उदयी में भी आएगी। अगर इसका उदय कम हो जाए तो जीव फिर टिक ही नहीं सकेगा जहां है वहां पर, है ना। इस प्रकृति का काम क्या है? यथावत रखना, जहां पर हम हैं वहां पर, न तो इतना हल्का करना कि नीचे ले जाए, न ऊपर उड़ा दे, न इतना भारी कर दे कि नीचे रसातल में ले जाए। इस कारण से यह प्रकृति निरंतर बंधी है, निरंतर उदयी भी है। हम आप लोग को इसलिए तर्कना देते हैं कि आप लोग को याद हो जाए। हम तो कहीं किसी क्लास में नहीं सुनते तर्कना, आप लोग सुनते हो तो मुझे पता नहीं। उसी तरह से वर्णादि 4 है, ये भी हमेशा हम किसी ना किसी रूप में, चूंकि शरीर है, पुद्गल विपाकी है। कौन सी प्रकृति है ये? पुद्गल विपाकी प्रकृति है। तो शरीर है तो पुद्गल विपाकी प्रकृति रहेगी। इस कारण से उदय विच्छुत्ति कहाँ जाके? 13वें गुण स्थान में है, क्योंकि शरीर बना हुआ 13वें गुण स्थान तक, 14वें में नहीं है ये प्रकृति।
13वें गुण स्थान तक निरंतर उदय है प्रकृति, और चूंकि नामकरण की सारी प्रकृतियां 8वें में चली जाती, इसलिए वहां तक निरंतर बंध है इसका। उसी तरह से तेजस कारमान शरीर साथ में ही है जीवों को अनादिकाल से, है ना। जब तक नहीं मोक्ष का काम बैठेगा, जब तक ये चलते बना ही रहेगा। तो 8वें गुण स्थान तक बंद है, 13वें तक इसका उदय है, क्योंकि ये साथ में ही रहता है ना। निरंतर उदय निरंतर बंधी का कारण है, ऐसे नहीं कि आचार्य कोई भी प्रकृति उठा के लिख दी है, ऐसा नहीं है। तो 9 प्रकृति हमने जाना निरंतर बंधी है। अब निरंतर उदय में किसी को याद है क्या, जब हम लोग निरंतर उदय वाली प्रकृतियां पढ़ रहे थे, निरंतर बंध विच्छुत्ति ये सब पढ़ रहे थे, तो कोई ऐसी प्रकृतियां आई थी जो विपरीत भी और शुभ भी अशुभ भी दोनों का उदय एक साथ चल रहा था? किसको याद है? हाँ, हाथ रखे तभी मैं। हाँ, चक्रेश जी बोलिए। जी, भय जुगुप्सा थी, रति शोक। भय जुगुप्सा मेरी बहना मोहनीय कर्म की प्रकृति है। अच्छा, मोहनीय नामकरण के अलावा कुछ भी नहीं बोलेंगे। चलो अनीता, आपको कैसे नहीं याद रहता भाई ये चीजें? हो जाती है ये चीजें, अनोखी चीज है। अनीता बोलो। शुभ अशुभ स्थिर हो अस्थिर। इतना बढ़िया से समझाए थे कि पूरा अंग है एकदम शुभ है, कहीं पर कोई अंग अशुभ भी हो सकता है, क्योंकि पुद्गल विपाक की प्रकृति है। तो हाँ, समझाया गया था आप लोग को तर्क ना दे करके। हम यद्यपि हम नहीं जानते कि हमारे शरीर में क्या अशुभ है। मान लीजिए बहुत किसी किसी का हम लोग देखते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत सारा शरीर की रचना देखते हैं, एक से एक देखते हैं सुंदर, कि भाई इसके तो हाइट भी है, आंख नाक कान सब, पर हमारे ज्ञान का विषय नहीं है वो। कोई सूक्ष्मता से ऐसा है जिसको उसको अशुभ का भी उदय है। उसी तरह स्थिर स्थिर के लिए कहा गया था भाई 8 तरह के जो वर्षा, ये क्या है, रक्त आदि जो भी है, तो ये हम नहीं जानते हैं ना। हो सकता है बहुत अच्छी तरह से हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज है जो हमारे बात पीत कफ ये सब जो है, तो ये दोनों का निरंतर उदय है। कहाँ तक? 13वें गुण स्थान तक, तीर्थंकर केवली को भी। सप्त धातु ना दीदी, सप्त धातु। सप्त धातु 12वें गुण स्थान में केवल, 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो गया, एक पूर्व कोटि तक बैठे हैं, लेकिन वहां विच्छुत्ति नहीं हो रही है, उदय विच्छुत्ति नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है? लास्ट में हो रही है, जब 14वां गुण स्थान प्राप्त करने वाले हैं तब। ऐसी ये प्रकृतियां हैं, आप लोग को याद नहीं होती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज की चीज है। जो चीज आप लोगों को इतनी तर्कना से परोसी जाती है, इतनी बढ़िया से परोसी जाती है, और तर्कना मेरे को कहीं सुनने नहीं मिलती है। मैं दिमाग से लगाती हूँ कि कैसे इसको याद किया जाए, इन चीजों को हम क्या चीज लेकर के कैसे याद कर लें, क्योंकि ऐसे हम लोगों को याद नहीं होता प्लेन से। इतने लोगों में एक वो अनीता बोल करके कम से कम इतना तो एक प्रकार से कहिए गवाही हुई कि मैंने बताया है, नहीं तो आप लोग के सबके हिसाब से तो बताया ही नहीं है, ये निकल रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। जब आप लोग इतनी सी चीज नहीं याद रखेंगे तो फिर आगे तो बहुत आप लोगों के लिए कठिन होगा। ये मैं क्यों दोहरा रही हूँ? क्योंकि आगे आप लोग के लिए अच्छा हो जाए। तो अब हम लोग चलते हैं। जैसे हमने निरंतर बंदी पढ़ी कि 9 निरंतर बंदी है, 9 युगल में से कोई कोई युगल, जब 23 की बात आई तो 9 उसमें युगल में से मिल गया था स्वर को छोड़ करके। और फिर जाति, इंद्रिय, संस्थान, सहनन तो नहीं आएगा, सहनन तो बाद में आता 2 इंद्रिय होने से। तो इस तरह से वहां पर 5 प्रकृति और मिली थी। तेजस्कार मन के अलावा एक शरीर मिला था और आनुपूर भी मिली थी। 5 प्रकृति ये मिली थी। 9 निरंतर बंदी, स्वर छोड़ करके 9 युगल में से एक एक प्रकृति 18, और 5 गति, इंद्रिय, अनुपूर्वी, और एक कोई भी शरीर और संस्थान, ये 5 प्रकृति मिलके 23 प्रकृति। ऐसा कोई भी जीव नहीं है, अनंत अनंत निगोदिया जीव हैं। उनको भी अनुपूर्वी का तो जहां उदय आएगा वहां आएगा, अनुपूर्वी के बिना ये सारी प्रकृतियां उदय में बंद होती ही होती है। उदय अनुपूर्वी का उदय में घटेगा, बंद तो हो ही रहा है। तो इस तरह हमने देखा था। अब यहाँ पर आ रहा कि भाई कम से कम कितना ही प्रकृति का उदय हो सकता है। गाथा नंबर 588। नाम धुवोदय 12 गई जाई नम तस्तिजु माणम सुभगा दे जस्साणम जुम्मे कम विगहे वाणु। नाम धुवोदय 12 गई जाई नम तस्तिजु माणम
सुभगा तेज जसानम जुम्मे कम विगहे वाणु। कथा का उच्चारण करो अनीता। नाम दूध सिवारस गई जाहिनम चेतस्ति धूमानम शुभगा देश जसानम तुमेकम विघ्नवानु। प्रकरण जैसे कि कल त्रिशला जी ने कहा कि बहुत हल्का प्रकरण आज का, तो पर पूछने बैठे तो एक बंध निरंतर बंध प्रकृति भी नहीं बता पाए, है ना। कहना कितना आसान, बहुत हल्का बोला है, और जब हम कुछ करने जाते हैं तो हमारे लिए सारा चीज भारी भारी हो जाता है। इसलिए मैं पुनः कह रही हूँ, आगे और भारी लगने वाला है। अतः जिसको जहाँ जो चीज समझ में नहीं आए, आप अवश्य पूछें, 100 बार पूछें, पर समझ लें। मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं है, एक चीज को हम 100 बार भी दोहरा सकते हैं। मुझे कोई उकताहट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, और कोई मेरे में इरिटेशन नहीं होता है। इसलिए आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये ऐसा निरंतर प्रकृति फिर से बताइए। कौन सी बताऊं? ये बंदी? निरंतर प्रकृति जो आपने बताई है। निरंतर बंदी का मतलब होता है कि इन जीव को अनादिकाल से बंध रही है। जहां उसकी विच्छुत्ति होनी है, जिस गुण स्थान में विच्छुत्ति होनी है, अगर उस गुण स्थान तक वो जीव नहीं पहुंचा है तो अनादिकाल से उसको बंध रही है। पहले निरंतर बंदी का मतलब ये। तो उसमें से चूंकि नामकर्म की विवेचना भी नामकर्म का चल रहा है, तो नामकर्म की अधिकतर प्रकृतियां 30 प्रकृति जाती है 8वें गुण स्थान के दूसरे भाग में। तो कह करके सारी प्रकृतियां, बहुत सी पहले भी जा रहे, सहनन संस्थान आदि वगैरह बहुत सारी जा रही है, 93 प्रकृति है। तो यहाँ पर उसमें से आचार्य कहते हैं 9 प्रकृति तो ऐसी है नामकर्म की जो सभी जीवों को बनती है। सभी जीव में कौन से आ गए? जहां तक उसकी विच्छुत्ति नहीं। विच्छुत्ति कहाँ? 8वें गुण स्थान में है। 8वें गुण स्थान में तो आहारक शरीर भी उदय में आ जाता है, आहारक शरीर भी बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। यानी ये जो 9 प्रकृति है ये सबको बंध रही है। तो कौन कौन सी है? तो वर्णादि चतुष्क है, तेजस कारमान शरीर है, हम सभी जानते हैं, अनादि से चल रहा है तेजस कारमान शरीर। 8वें गुण स्थान में भी छुट्टी होती है, तब तक ये बंधता ही रहता है। उसके बाद वर्णादि चतुर्थ तेजस कारमान, और फिर है अगुरु लघु निर्माण और उपघात। इस तरह से 9 प्रकृतियां हैं जो निरंतर बनती है जब तक विच्छुत्ति नहीं होगी। और इनकी विच्छुत्ति सबकी कहाँ है? 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में। तो जब तक 8वां गुण स्थान अगर उपसम शरीर से चढ़ा कोई, तो गिर के पुनः बांधने लगेगा, तो उसके तो फिर बंधती ही रह जाएगी। जो छपक चढ़ गया उसकी विच्छुत्ति 8वें में हो जाती है, मतलब पूरी तरह से विच्छुत्ति हो जाती है, आगे बंधने का चांस नहीं रहता। तो ऐसी 9 प्रकृतियां बंध में है। अब उदय में इस गाथा में आ रहा है कि उदय निरंतर उदयी, यानी जिसका निरंतर उदय चलेगा वो कितनी प्रकृतियां हैं, यहाँ पर इस गाथा में आचार्य हमें बता रहे हैं। दीदी, निर्माण के बाद आपने क्या बोला था? परघात? उपघात। क्या बोला था? परघात के लिए तो अंग हाथ पैर चाहिए ना, किसी का हाथ का घात। देखिए समझने के लिए कैसे याद रखें, परघात के लिए और हमको वो जो बोले थे आप, हाँ क्या बोल रहे हैं? स्थिर अस्थिर, और वो जो आपने बोली थी ना कि क्या, जो दीदी ने बताया था पहले, क्या बताया था? स्थिर अस्थिर, और दूसरी 2 और बताई थी ना, शुभ शुभ अशुभ। अशुभ। शुभ और अशुभ, लगातार वो बंधने वाली शुभ और अशुभ, बंधने वाली नहीं है, बाप रे बाप। उदय में आने वाली। और फिर सब जगह कहेंगे ललिता जी पढ़ाई है। नहीं दीदी, और नहीं, वो सबको डर लगता आप लोगों से, ऐसा नहीं बहुत है। ज्यादा भय लगता है। हमारी ही गलती हो जाती है लिखने में, हो जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे ना, और आप भी नहीं मानोगे। नहीं दीदी आप शायद बोले थे, नहीं दीदी आप शायद बोले थे, आप भी नहीं मानोगे। मैं प्लीज सबसे हाथ जोड़ती हूँ, जैसे निशा जी ने भी पूछ लिया वैसे पूछ लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो रिकॉर्डिंग तो हम एकदम बंद कर देंगे फिर। इनके दीदी लिए 4 वर्ण की, दीदी प्रणाम करती क्या हूँ, लिखना 4 पड़ेगा? वर्ण की। 2 आदमी एक साथ नहीं बोले, निशा जी बोल रही स्थिर है, अस्थिर शुभ जी अशुभ, 2 ये जो है, रुक जाइए। हाँ क्या बोल रही हैं आप? बोलिए बोलिए निशा जी, जल्दी बोलिए, क्या बोल रही हैं? मैं स्थिर अस्थिर, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ जो प्रकृति हैं, इनके लिए हम क्या लिखेंगे?
ये आप अभी क्यों ये प्रश्न खड़ा तो कर मैंने रही है, नो तो जबकि लिखी। निरंतर उदय बंदी वाला चैप्टर तो 1 मिनट सुनो आप, बहुत विस्तार से अपना हुआ था। वो अलग बात है कि हमको कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ तो उसके फिर भी अगर आप पूछ रही तो निरंतर उदय ही है ये 4 प्रकृति एक साथ उदय में रहती है। जैसे प्राय विपरीत प्रकृति का क्या होता है, एक समय में एक ही उदय बनेगा, एक समय में एक का बंध बनता है, परंतु शुभ अशुभ स्थिर अस्थिर ऐसी प्रकृति है नामकरण की जो निरंतर 13वें गुण स्थान तक उदय में आती ही आती है। निरंतर उदय जहाँ इतनी प्रकृति यहाँ पर 9 बताई गई है, इस सब की उदय विच्छुत्ति कहाँ है, 13वें गुण स्थान के अंत में है। मतलब इनके लिए मैं हम ये समझे ना कि ये दोनों प्रकृति लगातार साथ में होती हैं, इकट्ठी उदय में आती है। वो नहीं है, ये मतलब 4 आई है। रहती है। हाँ, ये 4 जो है इकट्ठी साथ ही उदय में आई रहती, इकट्ठी उदय में आई। हाँ, एक आती साथ रहती उदय है। में आ सकती है, स्थिर एक अस्थिर साथ शुभ उदय में शुभ एक साथ उदय में रहती ही है। ठीक है दीदी, ठीक है। इसके बाद वाली धन्यवाद। 3 दीदी, इसके बाद वाली पूछ रही थी मैं, जैसे अगुरु लघु, परघात और एक कौन सी? परघात कहाँ है? उपघात निर्माण। उपघात और निर्माण। ठीक, प्रणाम दीदी। ये बंदियां हैं। हाँ, नहीं, शुभ अशुभ तो उदय है, और जो ये विजया जी अभी बोल रही वो बंधी, इसीलिए तो कंफ्यूजन हो जाता ना, कोई बीच में बंध का बोलता, कोई बीच में उदय का बोलता, अब क्या करूं? मैं तो इतना विस्तार से और इतना बढ़िया से सारा चीज पहले बताया हुआ है ना, निरंतर बंधी उदय में सारी चीज एक एक चीज बताई और तर्कणा के साथ बताए हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग तो ग्रहण तो करेंगे नहीं, फिर जहां जहां आएगा वहां कोई कुछ उल्टी पुल्टी चीज पूछेंगे तो जितने बेचारे चुपचाप बैठे हैं उनका और गलत हो जाता है। ये जो उदय प्रकृति बताई आपने, तो उदय प्रकृति जब होगी तो उसका बंध नहीं होगा क्या? वो भी आ चुका है भाई साहब पहले, कि किस प्रकृति, कौन सी प्रकृति ऐसी है जिसकी बंध विच्छुत्ति हो जाती फिर भी बनती रहती है, कौन सी ऐसी प्रकृति है जिसकी उदय रहती है और बंध रहता है एक साथ होता है, कौन सी ऐसी प्रकृति है जिसकी उदय विच्छुत्ति पहले हो जाती है, बंध विच्छुत्ति बाद में होती है। ऐसे 9 प्रश्नों का अधिकार एक निकल चुका है। मैं आपको आज मैसेज डाल दूंगी, आप तो देख लोगे, पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। दीदी इनको याद कैसे रखना है? किसको? ये आपने बोला था ना, ये 9 धूपबंदी को याद रखने का पता। हाँ, तो जैसे भाई तेजस कारमन अपने लोग सब जानते हैं ना, अनादि बंधे च, तो इसका क्या है, उदय भी अनादि काल से कहाँ तक है, जब तक मोक्ष नहीं होगा, 13वां गुण स्थान नहीं आएगा तब तक इसका उदय बना रहता है। क्योंकि तेजस कारमन पहले उदय से खत्म हो जाए, औदारिक शरीर बना रहे, ऐसा बन नहीं सकता है। तो निरंतर और हमेशा इसका, जैसे वैकिरिक शरीर का उदय है तो भी तेजस कारमान का उदय है, आहारक शरीर का उदय है तो भी तेजस कारमान का उसके साथ उदय है, औदारिक शरीर का उदय है तो भी इसके साथ तेजस कारमान का उदय है। तो इससे क्या समझे भाई, तेजस कारमान जब तक उदय विच्छुत्ति नहीं भी उदय याद रहे कहाँ हो रही है, तो हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि जब तक उदय विच्छुत्ति नहीं है तब तक ये निरंतर उदय में आएगी। उसी तरह से वर्णादि 4 भी शुभ अशुभ दोनों तरह से होते हैं, 20 भेद है इसके, 20 शुभ रूप है, 20 अशुभ रूप है। अब 8वें गुण स्थान में इसकी शुभ अशुभ दोनों तरह से बंध विच्छुत्ति तो हो जाती है, पर हम मेरा अगर शरीर 13वें गुण स्थान तक बना हुआ, किसी को औदारिक शरीर बना हुआ केवली का, तो उसमें कोई ना कोई गंध होगी ना, कोई ना कोई स्पर्श होगा ना, है ना, सब कुछ होगा। यही तो वर्णादि 4 है ना, तो इसलिए उसका उदय कहाँ तक है, 13वें गुण स्थान तक है। फिर और अगुरु लघु, हमने कहा कि अगुरु लघु हट जाए तो यह अगुरु लघु का कर्म प्रकृति का, बाबूजी ने जो कहा था वो अगुरु लघु स्वभाव में घटा दिए थे, वहां यहाँ स्वभाव वाली बात नहीं है, यहाँ हम कर्म प्रकृति को जान रहे हैं। तो नाम कर्म की जो अगुरु लघु प्रकृति है वो क्या करती है, इसका क्या काम है, ये क्यों रहती है, तो जीव को न तो इतना भारी होने देती है कि नीचे रसातल में चल जाए, न जीव को, जीव मतलब शरीर, सूक्ष्म निगोदिया जीव भी नीचे कलकल भूमि में पड़े हैं, नहीं रहते। अगर अगुरु लघु नाम कर्म नहीं रहता तो वो ऊपर चले जाते उड़ के, ऐसा नहीं होता। या ऊपर वाले निगोदिया जीव अगुरु लघु नाम कर्म नहीं होता, नीचे रसातल में रहते केवल। तो इसलिए तो कहाँ तक, अब 13वें गुण स्थान तक शरीर है, इसलिए 13वें गुण स्थान तक इसका उदय है। निर्माण कर्म का क्या नाम है, तो जहां पर तो 13वें गुण स्थान में जो केवली, 1 मिनट में पूरा कर दो ना, निर्माण कर्म का क्या है,
यथा स्थान यथा आकार संरचना होना अंग प्रत्यंग की। अब आंख है यहाँ होनी है और इतनी बड़ी होनी है, ये किसका नाम है, काम है, निर्माण कर्म का नाम है। तो हमारा शरीर 13वें गुण स्थान तक औदारिक शरीर बना हुआ, इसलिए निर्माण कर्म का उदय भी 13वें गुण स्थान तक बना हुआ है। ठीक है, हो गया सारी प्रकृति का, समझ में आया? हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई साहब, इसके भाई साहब? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जो 13वें गुण स्थान में केवली जब बनते हैं तो 500 धनुष ऊपर उठ जाते वीडियो हैं। ऑन करिए ना अपना, ऐसे मैं खोजती रह जाती हूँ, कोई बोलने वाले का उत्तर देने में नहीं बनता है। हाँ बोलिए। 13वें गुण स्थान में जब केवली 500 धनुष ऊपर उठ जाते हैं शरीर उनका, तो उसमें अगरू लघु कैसे घटाएंगे? वो तो जो जा रहे हैं ना, वो केवल ज्ञान की महिमा है। तो वो तो 13वें स्थान में ही होता है ना। हाँ बिल्कुल 13वें में होता है, लेकिन वहां से वो इसलिए चाबी रख के जाओगे ना। चक्रेश जी जब बंद करेंगे क्या, कम से कम जिनसे बातचीत होती है उनको बंद रखना चाहिए। उसको सबको कह दो, सुनो चक्रेश जी अपने को म्यूट करिए। 13वें गुण स्थान में बैठे हुए हैं, समोसरण में बैठे हुए हैं केवली। हाँ, केवल ज्ञान की महिमा हुई कि वो जमीन तल से 2000 ऊपर धनुष ऊपर चले गए, ये केवल ज्ञान की महिमा है। वहां से अगर अगुरु लघु नाम कर्म उनको नहीं रहेगा तो वो ऊपर चले जाएंगे, और नहीं या भारी हो जाएगा तो नीचे रसातल में चले जाएंगे, वो 13वें गुण स्थानवर्ती केवली भी। इसलिए अंत समय में भी छुट्टी होती है। दीदी 5000 धनुष पर 2000 धनुष भी जो उठते हैं तो उसमें कुछ न्यूनता आती है क्या अगुरु लघु प्रकृति में? क्या चीज आती है? कुछ न्यूनता आती है क्या? जैसे क्या न्यूनता कहना चाह रहे हैं? मतलब 2000 जब धनुष ऊपर उठ गया शरीर केवल नहीं, अगुरु लघु नाम कर्म प्रकृति मतलब ऐसा कोई ठोस वाली चीज थोड़ी है कि जैसे ये औदारिक शरीर हमारा ठोस है तो इसमें न्यूनता, ऐसा थोड़ी है। वो तो है ना, न्यूनता वगैरह कुछ नहीं आती, बस वो शरीर को ऐसा बनाए रखती है कि ना तो हल्का होता कि ऊपर चला जाए, ना भारी होता कि नीचे चला जाए। इसका ये नामकर्म की प्रकृति का इतना ही काम है। फिर और 4 तरह से है, उसका विशेष गुण है, ये सब है, वो अलग बात है, वो अपने नए में पढ़ेंगे या फिर अपने समय साथ की बात हो गई। क्षमा चाहती हूँ दीदी 500 धनुष ऊपर उठते हैं ना, 2000 5000 5000 या 500 धनुष? 5000 वो 20,000 2000 हो गए, 20,000 होता है जो भी उठते हो। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैंने आपने भी बोला फिर भाई साहब भी सेम चीज बिठा रहे हैं ना, तो मुझे लगा कि हाँ नहीं ठीक है, जो भी जितने भी ऊंचे चले जाते हो भगवान, मुझे इतना पूरा वो, मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ, मुझे अंक गणित वाली संख्या, मैं अंक गणित में उतनी ही तेज हूँ, लेकिन अंक गणित की संख्या मुझे उतनी ही भूलती हूँ। और 20,000 तो सीढ़ियां होती है। हाँ 20,000 सीढ़ियां होती है। हाँ 1-1 फुट की। हाँ बोलिए दीदी, हम लोग देरी से ज्वाइन कर पाते हैं, उपकात को ध्रुवोदय प्रकृतियों में नहीं लेते हैं क्या निरंतर? आप लोग ये कर पाते हैं तो उससे समय बहुत बर्बाद होता है मंजू जी, ये मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा बार बार उसी चीज को लेना, क्योंकि फिर शास्त्र में एक तरह सा बता दीजिए मेरे ये क्या अभी सुना, पर मैं क्या चीज? उपकात प्रकृति जो है उपकात, हाँ तो ये ध्रुवोदय में नहीं है क्या निरंतर पाई जाने वाली? ध्रुव में तो है, उदय नहीं है। कहाँ से उदय होगा अब बताइए? खुद तर्कना लगाना सीखिए ना। विग्रह गति में जीव है, वो अपना घात कर सकेगा क्या? जवाब दीजिए। उदय में रहती तो अपना घात कर लेता वो मनुष्य, और त्रियंच आत्महत्या विग्रह गति में कर लेता। विग्रह गति में अंगी प्रत्यंगी नहीं है। कैसे उपघात के लिए आया ना, बहुत बड़े बड़े स्तन हो जाना, बहुत बड़े बड़े सिंह हो जाना, अपनी ही सिंह के द्वारा अपना पेट को फाड़ लेते हैं त्रियंच वगैरह, या बहुत बड़े बड़े स्तन लिखा हुआ उसके भार से ये हो जाना, तो वो चीज थोड़ी है विग्रह गति में, पर बंद रही है वहां पर। उदय तो पर्याप्त होने के बाद आएगा। खुद ही सोचिए ना, विग्रह गति में अपना कैसे करेगा? उपघात मतलब अपने अंगों से अपना घात करना, बड़े बड़े नाखून करके चोट लगा लेते हैं बहुत से, तो वो घात कहाँ से करेगा? है कहाँ उसके पास? कुछ भी तो नहीं है ना। इसलिए उदय नहीं है, पर बंद वो निरंतर रही है। अच्छा, निरंतर बंदी है पर उदय में नहीं है। हाँ उदय नहीं है, वो निरंतर उदय नहीं है। चले, और कोई प्रश्न है? गर्दन तो हिला देते हैं, है ना, हमारी जयश्री जी गर्दन तो हिला दी, पूछेंगे तो जयश्री जी कोई उत्तर नहीं देंगी। चलिए गाथा का अर्थ कर रहे हैं।
नाम ध्रुवोदय बारस, नामकरण की ध्रुव उदय प्रकृति, बारस माने 12 है। गई जाइनम गति और जाति, तस ती त्रस त्रिक माने त्रस बादर और पर्याप्त, जुम्मानम माने युगल यानी त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त। सुभग आदेज जसानाम, सुभग आदेय और यशस कीर्ति। जुम्मेकम युगल में से, एकम माने एक का, विगहे वाणु और विग्रह गति में वाणु माने आनुपूर्वी। श्लोक के शब्दार्थ हो गए। तेज दुकम मतलब क्या बताया चाची जी? वाणु का वाणु आनुपूर्वी। तेज दुकम वर्णचऊ इत्यादि 403 गाथा में कथित नामकरण की तेजस कार्मण वर्णादिचार, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, गुरु लघु और निर्माण, ये ध्रुव उदयी प्रकृतियां है। कहाँ इनका उदय विच्छुति कहाँ होती है? हैंड रेज करें तो ये 12 जो प्रकृति आचार्य ने बताया, माता जी अर्थ करके बता रही हैं हमको, इसकी उदय कहाँ है? 8वें गुणस्थान बंद है उसमें तो। मैं बताऊं करो कि आप लोग ऐसे मत बोला करिए। एक तो बोलते हैं सो बोलते रहो, उत्तर गलत रहता तो सब मेरी बात तो हवा में उड़ जाती है। मेरी आवाज धीमी है और आप लोग की आवाज बहुत तेज है, वही आवाज बैठा के लोग चले जाते हैं। कितनी बार कहा कि अपने से मत बोलिए, अपने से मत बोलिए। सभी म्यूट कर लेंगे ना दीदी, जिसको बोलना है वो खोल के बोलेंगे और फिर बंद कर लेंगे तो ठीक रहेगा दीदी। इसका जो 12 प्रकृति बताए आचार्य, इसकी उदय विच्छुति कहाँ है? सुमन पाटनी बम्बई। सादर प्रणाम दीदी, 13वें गुणस्थान में। अभी तो बताया और आप लोग सब कोई हैंड रेज नहीं करे। कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हाँ वो दिख गया, जो 2-4 लोग करे ना, सबका दिखा, मंजू जी का भी दिखा आपको, वो मैं देख लियो। आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने किया, जो नहीं किया उसको बोल रही हूँ। मुझे ताज्जुब लगता है, त्रिशला जी अभी बताया मैंने। आप किया था, मुझे पता था 13वें हिंदुस्तान में। आप हाथ ऐसे कर लेते हो, आपका हाथ ही नहीं दिखता, फिर हिलते हिलते इधर आता तो दिखता है आपका हाथ। अच्छा, आपका हाथ दिखता नहीं है। ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है भाभी। हाँ हाँ ऐसे दिखता है। ठीक है। हाँ निशा जी आपका दिखा था मुझे। तो ये हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि ये प्रकृतियों की जो ध्रुव बंधी प्रकृतियां हैं वो 8वें में जा रही है। 8वें में क्यों जा रही है? कि उसके आगे नाम कर्म की प्रकृति सिर्फ एक बनती है। तो जो ध्रुवबंधी सारी प्रकृतियां चली गई उसमें 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में बंध विच्छुति हुई। लेकिन उदय विच्छुति कहाँ हो रही है? ध्रुवबंधी उदय प्रकृतियों का नामकरण का चल रहा। नामकरण बार बार नहीं बोलेंगे। उसका उदय विच्छुति 13वें गुणस्थान में क्यों हो रहा है, मैंने आप लोगों को समझा दिया सारी चीज। सब शरीर संबंधी प्रकृति, नामकरण वैसे भी उद्गल विपाकी होती ज्यादा और शरीर संबंधी होती है, क्योंकि औदारिक शरीर वहां तक बना हुआ है। क्यों वहां तक उदय विच्छुति वहां तक है उदय क्यों है? क्योंकि औदारिक शरीर वहां तक बना हुआ है। 14वें गुणस्थान में औदारिक शरीर नहीं है। बादर शरीर से सूक्ष्म शरीर करके और फिर वो जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है वो औदारिक शरीर उस समय ये हो जाता है। उसके बाद आगे 14वें गुणस्थान में उसका नहीं उदय बताया गया। तो यहाँ पर चूंकि औदारिक शरीर का उदय 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक है, इसलिए ये प्रकृतियां की उदय विच्छुति चूंकि सबकी सब शरीर संबंधी है उस समय होती है। नामकरण की तेजस कारमान वर्णादि 4 स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ अगुरु लघु और निर्माण, ये ध्रुव उदयी प्रकृतियां है। अर्थात इनका उदय सबके 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 में कौन आ गए? अपक श्रेणी वाले, तीर्थंकर केवली, समुद्घात केवली, हाँ सब आ गए। क्योंकि जब तक 13वें गुणस्थान का चरम समय नहीं आएगा तब तक इनका उदय बनता रहेगा। कोई समुद्घात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, विग्रह गति में हो, कारमान का योग में हो, मिश्र का योग में हो, भाषा पर्याप्ति हो, शरीर पर्याप्ति हो, कुछ भी हो, ये प्रकृतियों का उदय जीव के हमेशा रहता है। तो 4 गति, 5 जाति, त्रस स्थावर, भादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, सुभग दुर्भग, आधेय अनाधेय, यशस कीर्ति अयश कीर्ति और 4 अणु पूर्वी, इन सर्व प्रकृतियों में से किसी एक का उदय होने से, ऊपर बता दिए थे वो गति जाई तस्ती जुम्मानम जुगल में से
और सुभग आदि जस के युगल में से एक कम, एक एक प्रकृति 9 तथा उपर्युक्त ध्रुवोदय 12, 9 + 12 सर्व 21 प्रकृति रूप स्थान का उदय विग्रह गति में होता है। अगर विग्रह गति कोई ऋजु गति से जा रहा है तो उसको कितना उदय होगा? कम से कम अनुपूर्वी का उदय कब आता है? हैंड रेज करें तो। हाँ, का हम बंद नहीं पूछ रहे हैं, उदय पूछ, कोई अपने मन से नहीं बोलेंगे, बहुत गलत उत्तर आता है आप लोग का। विग्रह अनुपूर्वी का उदय कब आता है? इसको कौन सी विपाकी प्रकृति, जैसे हमने जाना है 4 तरह का विपाक होता है, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, है ना, भव विपाकी। ये 4 विपाक आप लोग को याद है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं तो फिर से याद दिला देती हूँ। 4 तरह का विपाक मतलब फल देना, कोई भव में फल देती है, कोई पुद्गल में फल देती है, कोई जीव में फल देती है, कोई क्षेत्र में फल देती है, और कोई काल के अनुसार फल देती है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछना है मेरे को कि अनुपूर्वी का उदय कब होता है, उसका क्या नाम है? अनीता, कलकत्ता। विग्रह गति में अनुपूर्वी का नाम क्या है? मतलब कौन सी गति से जाने वाला उसी का? नहीं नहीं, अभी मैंने 4 तरह का विपाक बताया। हाँ इसको हाँ, पुद्गल विपाकी। अयो नहीं मैं बताऊं दीदी? नहीं यार, किसी को भी मैं नहीं बोलना है। इसमें भी हाथ सबके नहीं उठ रहे हैं हमको बहुत, अब जबकि अभी मैंने बोल दिया तब भी नहीं उठ रहे हैं सबके हाथ। हम तो हैंड देख रहे हैं कि किस किस को क्षयोपशम है। विमलेश जी भी नहीं उठा रही है, वहां भी शंका ही है। सरिता जी भी नहीं उठा रही है। राजकुमारी जी। भव विपाकी है। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे हो गए सबके। चलिए विमलेश जी। दीदी क्षेत्र विपाकी है। क्षेत्र विपाकी है। एक जगह से जीव दूसरे जगह जा रहा है तो उसके बीच के रास्ते में उदय में आती है। क्षेत्र विपाकी क्यों है? कि क्षेत्र में उदय आती है। जब जीव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहा है ना, जहां भी जा रहा हो, तो वहां पर अनुपूर्वी का उदय आता है। किसको आता है? जो विग्रह गति से जाता है उसको। ऋजु गति से जाने वाले के अनुपूर्वी का उदय नहीं आता। तो इस तरह से कारमण काल में तो 21 प्रकृति का उदय हो गया, लेकिन कारमन का विग्रह गति में। और अगर विग्रह गति से कोई जीव नहीं जाता तो उसको एक स्थान नामकरण का 20 प्रकृति उदय का भी बनेगा। हम इतना अनुपूर्वी का क्यों हाईलाइट किए कि आपको ये क्षयोपशम बन सके। 21 प्रकृति का उदय सभी जीव को है, परंतु जो जीव ऋजु गति से जा रहा है उसको अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा, उसको 20 प्रकृति उदय में आएगी। तो एक स्थान जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां 20 प्रकृति का भी आएगा। सर्व 21 प्रकृति रूप स्थान का उदय विग्रह गति में ही होता है। कोई सोचे भाई 21 प्रकृति हमको आ जाए, खाली 21 प्रकृति उदय में नहीं आएगी। कोई सोचे कि कोई जीव शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर लिया वहां आ जाए, नहीं आएगी। कोई जीव सोचे कि मेरा मिश्र काल चल रहा है तो वहां मुझे 21 ही प्रकृति का उदय आए, अथवा 20 का, विग्रह गति अनुपूर्वी छोड़ दीजिए, 20 प्रकृति का ही उदय आए, ऐसा नहीं होगा। अगर 20 प्रकृति का उदय किसी को आ रहा है तो वो ऋजु गति से कोई जीव जा रहा उसको आएगा। अगर 21 प्रकृति का उदय आ रहा, जीव को जब चूंकि क्या चल रहा, जीव की पर ये खोजा जा रहा, जीव कहाँ कहाँ कैसे पाया जा रहा है, उसको कैसे प्रकृतियों का उदय आ रहा। तो कोई केवल के ज्ञान में झलका कि अभी तो इसको 21 नामकरण का उदय आ रहा है, नामकरण की प्रकृतियां 93, पर इसके तो 21 का उदय आ रहा है। तो भाई देखा गया वो कौन सा जीव है? तो जो अनुपूर्वी क्षेत्र में जो था, एक गति से मार करके दूसरी गति में जा रहा और क्षेत्र के अंदर है, उसको 21 प्रकृति का उदय पाया गया। इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाएगा किसी जीव को। जितने जीव, बहुत से जीव, अनंतों जीव मरते होंगे, निगोदिया जीव तो अनंतों में मरते हैं, अनंतों में जन्मते हैं। अब वो नीचे से नीचे मर रहा, जाकर के ऊपर जन्म रहा, मान लीजिए ऋजु गति से जा रहा, तो केवल के ज्ञान में झलक रहा कि वो इस समय नामकरण की 20 प्रकृति बांध रहा है। वही निगोदिया जीव को विग्रह गति से जा रहा, आड़ा तिरछा होकर के, और कहा निकुष्ट क्षेत्र में जा रहा है,
तो केवली के झलक रहा है कि इस समय वो नामकरण की 21 प्रकृतियों का बंद कर रहा है। नामकरण की प्रकृतियां कितनी? 93। और बंद कितने का कर रहा है? सॉरी, बंद बोल जा रही हूँ, गलती, सॉरी। उदय उसको कितनी प्रकृति का आ रहा है? 21 प्रकृति का आ रहा है। दीदी प्रणाम करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, रुजु गति वाले को नहीं क्यों होगा दीदी? विग्रह गति में अनुपूर्वी का थोड़ा सा समझा दीजिए दीदी। रिजु गति वाला कब होता ही नहीं ना, वे उसी जहां जन्म लेता है ना वहीं पर वो नौकर वर्गना ग्रहण कर लेता है, तो उसका मिश्र का योग चालू हो जाता है। हाँ जी। तो उसको कारमन काल नहीं घटेगा, उसको सीधे कौन सा काल घटेगा? मिश्र काल घटेगा। मिश्र काल जी। तो मिश्र काल में आगे बताएंगे कितनी प्रकृतियां उदय के योग है, तो वो उतनी प्रकृतियों का बंधक हो जाएगा। जी दीदी जी। उतनी प्रकृतियों का उदय हो जाएगा। 21 प्रकृति रूप स्थान का उदय विग्रह गति में ही होता है, क्योंकि इनमें अनुपूर्वी भी कही गई है। ऋजु गति वालों के 21 प्रकृति स्थान का उदय नहीं है। उनके तो 24 आदि प्रकृति स्थान का 24 प्रकृति किस में आ जाएगी? मिश्र काल में जाके आगे हम लोग देखेंगे, तो 21 प्रकृति के का स्थान उसको बनेगा ही नहीं। तो वही आचार्य कहते हैं कि ऋजु गति से अगर कोई जा रहा है तो उसको 21 प्रकृति का, उसको कम से कम 24 प्रकृति का उदय तो होगा ही होगा, ऐसा यहाँ पर इस गाथा में बताए हैं। चले आगे। 20 प्रकृति रूप फिर किसका बताया? जो ऋजु गति से जा रहा है उसका? हाँ, ऋजु गति से जितने भी जीव प्रति समय जीव मर रहे हैं ना, और तो देखा जा रहा केवल ज्ञान में क्या झलक रहा कि भाई किसी को 20 प्रकृति का उदय है, किसी को 21 प्रकृति का उदय है। तो जो ऋजु गति से जन्म राशि नीचे कल भूमि में कोई निगोदिया जीव जन्म के ऊपर सिद्ध भगवान के शरीर के पास ही जन्म ले रहा, ऋजु गति से जा रहा, तो उसको उसे ऋजु गति के समय में उसको अनुपूर्वी का तो उदय होगा नहीं, 20 का होगा। अब मिश्र काल होने से उनको 24 का हो जाएगा। आगे बताएंगे। एक बार गाथा का अर्थ और पढ़ दीदी, एक बार गाथा का अर्थ दोबारा पढ़, रह गए शब्द बीच में। इसमें ना मुझे लगता है इतना ज्यादा, या तो गाथा का अर्थ बहुत ज्यादा नहीं, दूसरी लाइन का दीदी, दूसरी लाइन का थोड़ा सा ना बताना चाहती जो सज्जा बहुत अच्छा शब्दार्थ अपने क्षयोपम में रखते हो तो अलग बात है, तब तो ठीक है। अन्यथा इसमें समय मैं तो बता दूं, मैं तो 5 बार बता दूंगी, लेकिन इतना आग्रह इसमें होना, इसमें आप ज्यादा आग्रह लगाओगे तो सिद्धांत, क्योंकि हम लोग का इतना ही दिमाग चलता है, इसमें हम ज्यादा दिमाग लगा लेंगे तो हमारा आपका सिद्धांत में दिमाग नहीं लगेगा। इसकी बजाय जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं उसको आप घुमाए ना तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। जो चीज अभी बताई गई, क्योंकि आपका दिमाग इधर लग गया, दिमाग तो इतना सा ही हमारा दिमाग लग गया गाथा के अर्थ में कि हम देख रहे हैं इसका अर्थ नहीं आ रहा, इसका अर्थ नहीं आ रहा। अब लो, हम जितने सिद्धांत बोले आपके दिमाग से बाहर, या तो हम यह कि भाई इसको देखते हो, बार बार हम बताते हो किसी को, तब तो हम इतना करें तो बात भी है ना। मेरे को जो लगता है, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है ग्रहण करने की। नाम ध्रुवोदय 12, नाम कर्म की ध्रुवोदय प्रकृति 12 माने 12 है। गई जाई नाम गति जाति च और तस माने त्रस्तीन यानी त्रस बादर पर्याप्त जुम्मा नाम युगलों में से, त्रस्त्र के जुगलों में से, और गति और जाति में, और सुभग आदेज जसानाम सुभग में, आदेय में, यश कीर्ति में, जुम्मे कम जुगल में एक कम, एक एक प्रकृति का उदय लगा लेंगे अपने से, उदय रहता है। विगहे वानु, विग्रह गति में वानु माने अनुपूर्वी का उदय होता है। चलिए आप लोगों को ना सिद्धांत ज्यादा घुमाना चाहिए अर्थ में, या तो आप अर्थ किसी को पढ़ा रहे हो कि वापस आप क्लास ले रहे हो, आपको बताना पड़ रहा है तो फिर अलग। वैसा अगर इतना जरूरी तो हम थोड़ा सा, मेरे को उतना समय भी खैर नहीं मिलता, इसलिए मैं अर्थ लिख के, नहीं तो अर्थ लिख के तो मैं भेज दूं व्हाट्सएप पर, लेकिन इतना मुझे समय भी नहीं मिल पाता है, तो सिद्धांत घुमाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेपर में अर्थ भी आ जाते हैं इसलिए क्लास में जो सिद्धांत बोलते हैं वो भी नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? हमारा तो गाथा में ध्यान चला गया, नाम का मतलब क्या था, ध्रुव का उदय क्या था, ये क्या था। अब हम बोले जा रहे हैं सिद्धांत, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी। हम तो एक बार में 2 काम नहीं हो सकते ना, तो आपके तो उतनी देर के लिए सारे सिद्धांत गए, जितना बोला गया सब गए, क्योंकि आप तो गाथा के एक शब्द को देख रहे हैं। चलिए आगे की गाथा लेते हैं। दीदी यहाँ पे ये 24 आदि प्राकृतिक स्थानों का ही उदय है, इसमें इसका मतलब क्या हुआ?
24 आदि प्रकृति गति से जा रहे हैं, जो विग्रह गति से जा रहे हैं उनको तो कितनी प्रकृति का उदय, 21 का। लेकिन जो विग्रह गति से नहीं जा रहे हैं उसका क्या होगा, विग्रह काल तो आएगा नहीं ना, कारमन काल उसको आएगा नहीं, उसको सीधे मिश्र काल आ जाएगा। तो मिश्र काल में कम से कम 24 प्रकृति का उदय बनता है। तो वही ये कह रहे हैं कि उसको 21 प्रकृति का स्थान नहीं बनेगा, उनको 24 प्रकृति का स्थान बनेगा। तो 20 का नहीं होगा ना, 20 तो नहीं माना जाएगा ना, 20 विग्रह का गति। आगे स्पेशल कथन आएगा, आगे बताना तो चाहिए 20 प्रकृति का उदय। देखते हैं क्या कहते हैं आगे। 20 प्रकृति लेकर के 20 का ना बेस लेकर के आगे प्रकृतियां बढ़ेगी। मिस्समिति अंगाणम संठानानं च एकदर्गम तु पत्ये दुग्गाने को पतये दुगानेको उवगादो होदि उदय गदो मिस्समिति अंगाणम संठानानं च एकदर्गम तु पत्ते दुगानेको उवगादो होदि उदय गदो। कविता जी तो आप तो पढ़ती नहीं है, हेमा जी गाथा पढ़ें। क्या है मिस्समिति अंगां सठाणानां च एकदर्गं तु पत्ते दुगाणे को उवगादो होदि उदय गदो। तो कार्मन शरीर का बता दिए अथवा विग्रह गति, जो दोनों का तो ऊपर विवरण आ चुका। अब उसके बाद कौन सा समय है, मिश्र शरीर है ना, मिश्र काल, मिश्र जहाँ शरीर औदारिक अथवा व्यक्रियक और साथ में कार्मन। तो ऐसे मिश्र जिस समय शरीर होगा तो उस समय कितनी प्रकृतियां उदय में आएंगी बता रहे हैं। तो कहते हैं मिस्समिति अंगाणम, मिश्र काल में उदय स्थान क्या बन जाएगा, ती अंगाणम, तीन शरीरों में से, अंग माने शरीर, 3 शरीरों में से कोई एक शरीर। कौन सा 3 शरीर है निशा जी? औदारिक व्यक्रियक। निशा जी और त्रिशला जी एक जैसा नाम नहीं है। कविता और वो ललिता में तो होता है कंफ्यूजन, इधर देखना करीब करीब रोज हो जा रहा है। निशा में किसी का नाम नहीं बैठ रहा है। 3 शरीर कौन सा है यहाँ? कार्डमान शरीर, मिश्र शरीर। बंद करिए। इसीलिए कहते हैं ना, गाथा में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं, इतना दिमाग अब इस उम्र में नहीं है कि छोटा सा उत्तर नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा गाथा का अर्थ सीख करके। गाथा का अर्थ तो जिनको पढ़ाना है वो ज्यादा ध्यान दे। हाँ सरिता जी, 3 शरीर कौन से हैं? औदारिक, आहारक व व्यक्रियक। औदारिक, व्यक्रियक और आहारक है ना, ये 3 शरीर है। तेजस कारमान तो हम ऊपर पढ़ चुके, निरंतर उदय है। आप अपना फोटो भी ऑफ कर लिए क्या? निरंतर उदय है वो, अब यहाँ से कहाँ चलेगा कि हो रहा है तो उसको बंद होगा। अब तो क्या, अब तो उस बेस के साथ बंद बता रहे हैं कि उदय सॉरी दीदी, बार ये बार तो बंद पता था, निकलता। लेकिन वो मैं उसमें रही कि मैं शायद आप शब्दार्थ में ज्यादा रहते हैं। जो लोग शब्दार्थ में रहेंगे उनको सिद्धांत कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप शब्दार्थ करिए, मैं बताती हूँ तो आपको समझना चाहिए। लेकिन अगर हमको किसी को पढ़ाना होगा तब तो हम एक एक शब्द को जाने कि क्या क्या है क्या क्या नहीं, अन्यथा हमको सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए। मिश्र काल में 3 अंगाणम, 3 अंगों का, संठानानम और संस्थान में 6 संस्थानों में से कोई एक ही रहेगा। एक दर अंगम, एक का है ना, 3 शरीर में से एक शरीर का, 6 संस्थान में से एक संस्थान का। मेरा प्रश्न है यहाँ पर, प्लीज हैंड रेज करेंगे, फट से कोई नहीं बोलेंगे। सहनन क्यों नहीं आया? 6 सहनन में से एक सहनन देना चाहिए था। संस्थान आ गया, उसके साथ साथ सहनन भी आना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं बाबूजी? एक सहनन आएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बोलिए, खोल के बोलिए बाबूजी, बोल सकते हैं तो। एक में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हाँ, सामान्य से कथन चल रहा है ना, सामान्य से कथन चल रहा तो सबसे पहले भाई जो सब में घट जाए। क्यों नहीं? क्योंकि सहनन सब में नहीं घटता,
निगोदिया को नहीं होता, एक इंद्री जितने हैं पांचों उनको सहनन नहीं होता। तो इस कारण सहन, लेकिन संस्थान सबके होता है ना, जितने भी एक इंद्रिय हैं उनको हुंडक संस्थान होता, संस्थान सबको पाया जाता, देव को, नारकी को, एक इंद्रिय को, सबको। लेकिन सहनन न देव को पाया जाता, न नारकी को पाया जाता, न एक इंद्रिय को पाया जाता। इसलिए जहां सबकी, चूंकि मिश्र काल सबको पाया जाएगा, लेकिन एक शरीर कर रहा उसको भी पाया जाएगा, पाया ही जाएगा। और ध्यान दें, विग्रह गति कारमान काल योग पाया जाए नहीं पाया जाए, परंतु मिश्र काल सबको पाया जाएगा। मरण होने के बाद में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले नियम से मिश्र काल घटेगा। तो सबके लिए घटा रहे हैं, सबके लिए घटा रहे हैं, तो सबको तो सहनन है नहीं। तो जब आगे जाके तरस वगैरह कुछ लाएंगे, मुझे नहीं पता है, तो फिर वहां पर सहनन लगे। तो इसलिए यहाँ पर सहनन नहीं आया है। एक दरगम तू पते दुग, पते दुगान एक को, प्रत्येक और साधारण हो जाएगा दुग में, तो प्रत्येक और साधारण शरीर में से एक। फिर उवघात और उपघात, होदी उदयगदो, उदयगत की ये 4 प्रकृतियां होती है। अब देखिए, जैसे ही निरंतर उदय को हटा, सबसे पहले किसका उदय आ गया? उपघात का उदय आ गया। फिर से एक बार शब्दार्थ कर देते हैं, जिनको बहुत है लगन, अच्छी बात है शब्दार्थ जानना। मिश्र शरीर में, मिश्र काल में, ती अंगानम 3 शरीर में से कोई एक शरीर, संठानानम 6 संस्थान में से एक दरगम का मतलब एक होगा। संठाननम माने संस्थानों में, एक दरगम तू कोई भी एक। अरे तुम आज कैसे चौंकी है? पते दुगान एक को, प्रत्येक दुग में माने प्रत्येक और साधारण में एक को माने एक का। उघादो और उपघात, होदी उदयगदो, उदय के योग्य होती है। किसमें? मिश्र काल में। मिश्र काल में किसका उदय आ गया? उपघात का उदय आ गया। अच्छा, ये क्यों आ गया मिश्र काल में उपघात? देखिए कितनी, और मैं ये नहीं कि किसी का सुन, कोई बताते ही नहीं, ऐसे तुम सुनोगे किसका? आपको बोलते बोलते में दिमाग में आ गया कि भाई वहां पर उदय क्यों घटा रहे हैं, मिश्र काल में उदय क्यों घटा रहे हैं? वहां कौन सा जीव मर जाएगा? कैसे घटा रहे हैं? किसके लिए घटा रहे हैं? क्यों घटा रहे हैं? बहुत हल्का उत्तर है। किसके लिए घट रहा है उपघात? मिश्र काल में घट रहा है। किन जीवों के लिए घट रहा है? कैसे घट रहा है? पर्याप्ति नहीं पूर्ण किया है। थोड़ा सा लगाना सीखिए ना। सबसे पहले सोचिए कि मिश्र काल किसको किसको आता है। हाँ, कोई पूछ रहे थे कि कैसे, कहीं और से आ रही है खबर मेरे पास, वहां पूछा जा रहा है कि कैसे तर्कना लगाते बताइए ना। जो खुद नहीं लगाते उनसे लोग पूछ रहे हैं तर्कना कैसे लगाते हैं, बताइए ना। तो पहली बात तो उपघात मतलब अपने ही अंगों से अपना मरण करना, ये तो सब कोई जानते हैं हम लोग। अब मिश्र काल में देव और नारकी तो मरता नहीं है, काम खत्म, 2 गति खत्म। मिश्र काल में ऐसा कुछ होता होगा जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य और त्रियंश है, कुछ अपने शरीर से घात कर लेते होंगे, होता होगा। चूंकि हमारे जानने का, हम केवल ज्ञानी नहीं, हम नहीं देख सकते कि मिश्र काल में कोई, 2 ही गति में घटेगा, बाकी 2 गति में तो घट ही नहीं, मतलब कर ही नहीं सकता है। मिश्र काल में बंद रही है, सामान्य से कथन चल रहा है। मिश्र ऐसा गति हटा के तो भी चल नहीं रहा, मार्गणा में तो चल नहीं रहा। तो वो घात का मिश्र काल में ऐसा कुछ लगता है कि उदय हो सकता है, यानी अपना कुछ घात कर सकता है, लेकिन 2 ही गति में चलेगा वो। मिश्र काल में जो उपघात का उदय घटेगा, मुझे ऐसा लगता कि 2 गति में घटना चाहिए। आगे जब हम लोग मार्गना पढ़ेंगे, ये तो दिमाग में था कि इन 2 गति में घटेगा, पर वो मिश्र काल में कैसे अपना उपघात कर सकता है? शरीर बना ही नहीं और उपघात भी हो जाएगा। ये इनके इस प्रश्न पर कल बाबूजी जबलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी विराजमान है, स्वाध्याय चल रहा है, बहुत अच्छा उनको ज्ञान है। कल एक प्रश्न आ गया मेरे से, उन्हीं के क्लास से, एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक को मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं अथवा एक होता? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। ये प्रश्न है बाबूजी, और
खूब कहाँ कहाँ से लिंक खोजा गया, कहाँ कहाँ से निकाला गया है, भेजा गया है, सब कुछ करा गया। आप लोग भी सोच के बताइएगा। एक इंद्रिय से असंगी पंच, पहले मैंने उत्तर तो तुरंत ही भेज दिया जो मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने थोड़ा सा खोज के भी भेज दिया, फिर और शास्त्र के हिसाब से भी विकास भैया से भी पूछ के भी भेज दिया कि ज्यादा प्रमाणिक हो जाए। इसलिए आप लोग कल सोच के बताइएगा। एक इंद्रिय से अवग्रही होना चाहिए ना, सिर्फ हाँ? अवग्रही होना चाहिए, सिर्फ अवग्रही होना चाहिए। हाँ, जिसका जो मन कहे बोलने के लिए सब स्वतंत्र है, क्योंकि भाषा की स्वतंत्रता अपने देश में पूरी तरह से है सबको, तो अपने ग्रुप में भी भाषा की स्वतंत्रता पूरी है। सोच के बताइएगा बाबूजी। कुछ चीजों का थोड़ा सा, कुछ चीजों का थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए बाबूजी, है ना, थोड़ा सा प्रश्न तो बताइए। एक इंद्री में कहाँ क्या हो रहा है, क्या थोड़ा सा आप उसकी सारी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को जब लगाने बैठेंगे, लगाएंगे तो आपको कैसे कैसे एक हो सकता कि दो हो सकता, मैं नहीं बता रही कुछ भी। पहले आप लोग को थोड़ा सा चिंतन करके उत्तर दीजिएगा इसका। जी प्रश्न तो बताइए, 1 मिनट फिर से। मेरी बहना, आप लोग अगर ऐसे उठ उठ के जाओगे और ऐसे करोगे तो बहुत मुश्किल है। प्रश्न यह है कि एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक को मति ज्ञान के कितने भेद, 4 भेद में से, 328 नहीं, 4 भेद में से कितने भेद पाए जाते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा ना उपघात के लिए, मंजू जी चारों ने ही कहा होंगे, कैसे हो जाता अग्रह्य है, व तो धारणा। वैसे ही वो एक इंद्रिय है, पत्थर है, लता है, जल है, वायु है, अवामति ज्ञान कितना कितना घट रहा है। चारों ही होंगे। अरे बाप रे, हम लोग ऐसे उत्तर दे रहे हैं कि कितना जानते हो। अभी मैंने कहा कि थोड़ा सा आधे घंटा समय दीजिएगा, अपनी समाई करिएगा। आप लोग नहीं दीजिए इतना जल्दी उत्तर। वो समय सागर जी हम लोग से ज्यादा बेवकूफ है क्या? आपको मैंने इसीलिए इसका बेस बताया कि कहाँ ये प्रश्न उठा है। आज के दिन बहुत सबसे ज्ञानी आचार्य का प्रश्न है ये, और हम कितने उतावले हैं यहीं पर अपना जो मन आसो नहीं बोलिए। हमने इसीलिए पहले आचार्य श्री का नाम लिया कि आप लोग इसकी गरिमा समझें, इस प्रश्न की गरिमा समझें। एक और उपघात, ये 4 प्रकृति मिलाने से 24 प्रकृति स्थान होता है। यानी ऊपर की 21 प्रकृति का जो उदय स्थान था उसमें से अनुपूर्वी तो हटा दीजिए अब, क्योंकि अनुपूर्वी का उदय तो मिश्र काल में आता नहीं है, तो 20 प्रकृति वो, और आधारिक शरीर में से एक शरीर मिलेगा, 6 संस्थान में से एक मिश्र काल चालू हो गया, तो कोई ना कोई शरीर तो, कार्बन शरीर तो गया, तो कोई या तो बेकारी शरीर हो, या आहारक हो, या उदारिक हो, कोई एक संस्थान भी बनने लगेगा क्योंकि मिश्र काल आ गया, और या तो प्रत्येक जीव होगा या साधारण जीव होगा, और उपघात भी उस समय, सॉरी, बंधने का मुंह निकल जाता, उदय में आने लगेगी। ये 4 प्रकृति मिलाने से 24 प्रकृति रूप स्थान होता है। यानी 22 और 23 प्रकृति रूप स्थान उदय में नहीं पाया जाता। अब इसके बाद लगातार है 25, 26, 27, 28, 29, 30 और फिर 8 और 9, इस तरह से यहाँ स्थान बनेंगे। फिर से सुने, 20 से तो अनुपूर्वी रहित होता है, वैसे 21 से चालू हो रहा, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 8 और 9, इतने स्थान यहाँ पर उदय के बनेंगे नाम कर्म के। इस स्थान का मिश्र शरीर के काल में सभी स्थावर जीवों को उदय होता है, किंतु 3 शरीरों में से एक औदारिक शरीर का, 6 संस्थानों में से एक हुंडक संस्थान का ही उदय होता है। क्या कह रहे थे? इस मिश्र काल में सभी स्थावर जीवों के उदय होता है। क्या नाम है सो इसका, प्रत्येक और साधारण, जो कि स्थावर जीव ही होते हैं, बादर जीव तो सब प्रत्येक साधारण तो होते नहीं, प्रत्येक ही होते हैं। तो कहते ये जो प्रत्येक और साधारण का हमने भेद बताया है वह स्थावर जीव में ही घटेगा, परंतु यहाँ पर कहते हैं कि और लोगों के हिसाब से, किंतु तीनों शरीर में से एक औदारिक शरीर का, उसी तरह से स्थावर जीव में मैंने हम ऊपर क्या कह दिए कि 3 शरीर में से एक, लेकिन जब हम स्थावर जीव लगाएंगे तो औदारिक शरीर का ही होगा, और 6 संस्थान में हुंडक संस्थान का ही होगा। ऐसा कह रहे उदय होता है। स्थावर जीव की अपेक्षा इनका ही उदय होगा, प्रत्येक की अपेक्षा तो कोई भी संस्थान का उदय हो सकता है, शरीर भी तीनों में से कोई हो सकता है, ऐसा ये यहाँ पर इस गाथा में कह रहे हैं। बस इतना रहने देते हैं, 10:30 हो गया है। एक गाथा और ले लेके आज 10:30 ही हुआ है। 。  . । 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 。  जी
चले आगे, कोई प्रश्न ही न है? प्रश्न होना भी नहीं चाहिए, जब हम इतने कठिन प्रश्न का उत्तर तुरंत दे सकते हैं तब तो कोई प्रश्न होना भी नहीं चाहिए। ये मतलब स्थावर जीव के लिए ही बताया है क्या ये खाली? नहीं, उन्होंने पहले तो ऊपर प्रत्येक साधारण की जिसको प्रत्येक का कहते हैं उदय है, उनको 6 संस्थान रह सकते, कोई भी 6 में से कोई भी, 3 अच्छा। शरीर में से कोई भी शरीर। हाँ। लेकिन अगर हम अस्थावर की बात करेंगे तो उनको औदारिक शरीर ही रहेगा और उंडक संस्थान ही रहेगा, ऐसा करते हैं। क्योंकि प्रत्येक साधारण दोनों दे दिए ना, जहां प्रत्येक आ जाएगा तो वहां कोई भी संस्थान हो जाएगा और कोई भी शरीर हो जाएगा, तीनों में से कोई भी शरीर हो जाएगा। लेकिन अगर अस्थावर के साथ जब हम लोग लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बोला कि हुंडक संस्थान ही होगा और औदारिक शरीर ही होगा। तस्मिस्ते तानि छगहं संहरणाणं। दीदी आप एक बार बंद कर लीजिए, एक बार ललिता दीदी को पढ़ लेने दीजिए, आपका म्यूट नहीं है। सॉरी सॉरी। तस्मिस्ते तानि पुनो अंगो भंगान मेघदर्गं तु छन्नम संडानानम एक होदी। तस्मिस्ते तानि पुनो अंगो भंगान मेघदर्गं तु छन्नम संडानानम एक दर्ग उदयगो होदी। परघात मंग तावदुगम दिव्याय मविरुद्धे दासवचित पुण्ये अम्मेन तीर्थं चके मंग पुण्ये आदावदुगम विहाय मविरुद्धे सासवचित पुण्ये कम्मेन तीर्थं च केवलिनी। गाथा का उच्चारण करें। बाबूजी तो करेंगे नहीं, सुमन अपने को बिमलेश जी का। चलिए सरिता जी करें। आज मैं चेष्टा करता हूँ। हाँ 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 बाबूजी, हाँ 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 करिए। आप करते नहीं ना, इसीलिए मैं नहीं बोली बाबूजी। हाँ हाँ। तस्मिस्तेतानि पुनो अंगो वंगान मेघदरंगम तु चंडम सैडानम एकदरो उदयगो होदी। परगाधमंग पुण्ये आदावदुगम विहायम विरुद्धे सासवचित पुण्ये कम्मेण तीर्थं च केवलिनी। तस्मिस्ते उस तस मैंने त्रस जो मिस्र का जो हम अभी बताए थे, कहते तानी वे पुनो माने और, यहाँ पुनो माने पर्याप्त नहीं है, पुनो माने और। अंगो वंगाण, अंगोवंग तीन तरह का अंगोपांग होता है, 3 शरीर का, तो 3 अंगोपांग में से कोई भी अंगो वंगाणम एक दर्गम तु कोई भी एक अंगोपांग का, छहनम सहडनानम 6 सहनन में से कोई एक सहनन का, एक दरो उदय को होदी किसी एक का ही उदय होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ऊपर जो हमने 24 का स्थान बता दिया, अनुपूर्वी निकाल के 20 लिया, 20 में 4 हमने क्या क्या मिलाया, शरीर मिलाया, संस्थान मिलाया, और प्रत्येक साधारण में से कोई एक मिलेगी, उपघात मिलेगी। 4 प्रकृति को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले 4 प्रकृति कौन सी मिल रही है, चूंकि मिस्र काल आ गया तो कोई एक शरीर हो जाएगा, कोई एक संस्थान हो जाएगा, कोई एक प्रत्येक या साधारण जीव होगा तो प्रत्येक और साधारण हो जाएगा, और उपघात मिल जाएगा। तो इस तरह से 4 प्रकृति हुई तो 20 4 24 का स्थान हो गया। अब कहते हैं ऊपर के 24 के स्थान में 3 अंगोपांग में से एक अंगोपांग क्या चल रहा है, वहां पर तो क्या चल रहा था, स्थावर जीव के लिए ज्यादा करके कथन था। अब क्या आ गया, अंगोपांग जहां आ गया वहां अंगोपांग आते ही क्या हो गया, त्रस जीव हो गया। तस्मिस्ते त्रस मिस्र में, तस माने त्रस, मिस्र माने मिस्र, त्रस के मिस्र काल में, यानी शरीर मिस्र विग्रह गति खत्म हो गई है, मिस्र काल चालू हो गया, औदारिक मिस्र काल त्रस है तो औदारिक शरीर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि त्रस मिस्र काल, मनुष्य का भी घटेगा। त्रस के मिस्र काल में, त्रस तो देवनार की भी होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं, सहनन बताने जा रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि मनुष्य त्रियंश का होना चाहिए।
तो तस मिश्र त्रस के मिश्र काल में तानी माने वे ऊपर वाली, तानी माने वे कौन सी, जो ऊपर हम आपको 24 प्रकृति बताए हैं वे। पूर्णो माने फिर, अंगो वंगाणम एक दर्गम तु, 3 अंगोपांग में से कोई एक अंगोपांग, छनम सह दानानम एक दर, 6 संस्थान सहनन में से कोई एक सहनन, उदय उदयोगो होती, उदय होता है। तो ऊपर की 20 प्रकृति और 4 प्रकृति ये, तो भी 4 प्रकृति वो हो गई ऊपर वाली, और फिर यहाँ पर एक अंगोपांग हो गया, एक सहनन हो गया, 26 वाला स्थान हो गया। अब फिर क्या आगे क्या कह रहे हैं, परघातम अंग पुनो, अंग पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में परघात का उदय आ जाएगा। आदाव दुगम, आतप और उदय, आतप और उद्योत, दुगम माने आतप और उद्योत, इन तीनों का दोनों का भी उदय पर्याप्ति पूर्ण होने पर आ जाएगा, आ सकता है। विहायम अविरुद्धे, और विहाय गति अविरुद्ध विहाय गति का, यानी या तो प्रशस्त का या अप्रशस्त का, जिसको जहां पर देवगति में कौन सी होती, प्रशस्ति होती है ना, तो जहां जिसका हो, चूंकि यहाँ सहनन है तो यहाँ पर दोनों आ गया, प्रशस्त विहाय गति, विहाय विहायम अविरुद्धे, अविरुद्ध विहाय गति का, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों का उदय आता है, प्रशस्त का भी रहे अप्रशस्त का रहे, ऐसा नहीं, अविरुद्ध एक प्रकृति का। सास, सास माने श्वासोश्वास, श्वासोश्वास का उदय आ जाएगा। वची माने भाषा का उदय आ जाएगा। तब पुण्य कमेन अतिथम च केवलिनी, और कहते हैं कि तब पुण्य माने अपनी अपनी, पुण्य माने यहाँ पर हो जाएगा पर्याप्त काल में, अपने अपने तप पुण्य अपने अपने पर्याप्त काल में क्रम से उदय योग होगी। और तीर्थम च केवलिनी, और तीर्थंकर केवली, चूंकि पर्याप्त तीर्थंकर केवली भी हैं तो कहते हैं उनको तीर्थंकर का जो उदय है केवलिनी, केवली को ही होता है, क्योंकि नामकरण की प्रकृति है तीर्थंकर, तो कह रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो केवली को होता है। उपर्युक्त 4 प्रकृतियां फिर से दोहराते हैं। 3 शरीर में से एक शरीर, 6 सहनन में से एक सहनन, साधारण अथवा प्रत्येक में से एक, और एक उपघात। ये कहते हैं, चूंकि दोनों का कथन नीचे ले रहे हैं तो कहते हैं कि खाली साधारण लेंगे तब तो एक इंद्रिय आ जाएंगे, खाली प्रत्येक लेंगे तो क्या नाम है सो केवल प्रत्येक लेंगे तो त्रस आ जाएंगे, और जब उपघात लेंगे तो चारों गति आ जाती है, चारों प्रकार के आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उपर्युक्त 4 प्रकृतियां 3 अंगोपांग में से एक, 6 सहनन में से एक, इस प्रकार 6 प्रकृतियां मिलाने पर मिश्र शरीर वाले त्रस जीव के उदय योग्य है। क्यों त्रस जीव के क्यों लिखा यहाँ पर 26 प्रकृति का उदय आगे लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लिए होंगे इसलिए पूछने से फायदा नहीं। किंतु सहनन मनुष्य त्रियंचों के ही उदय योग है। अब इसमें से सहनन अगर हटा दीजिए तो 25 प्रकृति का स्थान बन जाएगा, क्योंकि इसमें 25 प्रकृति का भी स्थान है। परघात प्रकृति त्रस स्थावरों के शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही उदय योग्य है, इसलिए मिश्र का योग में इसका बनेगा नहीं। मिश्र का योग में कौन कौन कितनी प्रकृति बनी, या तो ऊपर वाली बनी, ऊपर वाली भी मिश्र काल की है, और 25 वाली भी बन गई। 25 वाली किसको बन गई, जिसको सहनन का बंध नहीं होता उनके लिए 25 वाली बन गई, और जिनको सहनन का बंध हो रहा है ऐसे जीव को 26 का उदय हो गया मिश्र काल में। मिश्र काल में कितनी हुआ, 24, 25, 26। दीदी 25 कैसे बने, उसको सहनन नहीं होगा, ऊपर की 4 प्रकृति और अंगोपांग। अच्छा, अस्थावर जीव के पर्याप्त काल में आतप उद्योत, अब पर्याप्त काल चल रहा है, अभी तक तो ये चल रहा था अपर्याप्त, लेकिन परघात से पर्याप्त काल चालू हो गया। तो परघात प्रकृति त्रस्त स्थावर के शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही उदय योग्य है। 26 का उदय हो रहा था, अब पर्याप्ति का भी उदय हो गया तो 27 का उदय हो गया। अस्थावर जीवों के पर्याप्त काल में आतप उद्योत, तो आतप उद्योत इसको जो हो रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, 26 प्रकृति का अगर मिश्र काल में था तो 27 का हो गया, जिनको 25 का उदय था उनको 26 का हो गया।
स्थावर जीव के पर्याप्त काल में आतपोद्योत और तरस के पर्याप्त काल में उद्योत। विहायो गति युगल ही उदय योग्य है और विहायो गति युगल भी होना चाहिए, भी होना चाहिए, ही की जगह भी होना चाहिए। किंतु उद्योत त्रियंचों के ही उदय है, ये भी होना चाहिए, भी उदय योग्य है, किंतु उद्योत त्रियंचों के ही उदय योग्य है। ऐसा क्यों लिखना पड़ा यहाँ? तरस को बता दिए तो तरस तो चारों गति के जीव, फिर तो सबको उदय बन जाएगा, इसलिए उन्होंने आगे क्या लिखा कि भाई विहायो गति तो सभी तरस को उदय आ जाएगा, यानी चारों गति को उदय आएगा, लेकिन उद्योत है वो केवल त्रियंच को आएगा। उच्छ्वास प्रकृति और स्वर युगल अपनी अपनी पर्याप्ति काल में ही उदय योग्य है। उच्छ्वास कब होगा उदय योग्य? जब शरीर पर्याप्ति तो हो गई, परंतु उसके बाद उच्छ्वास पर्याप्ति होगी। तो शरीर पर्याप्ति के समय तो इतनी प्रकृति का उदय हुआ, फिर उसको उच्छ्वास का होने लगा तो एक प्रकृति का उदय और बढ़ गया, और फिर उस मान लीजिए 2 इंद्री है, 3 इंद्री 4 इंद्री वगैरह है, तो स्वर युगल का उदय आ गया तो उनको एक प्रकृति का उदय और बढ़ गया। तथा तीर्थंकर प्रकृति केवली के ही उदय में आती है। इस तरह से हमने उदय को समझा, आगे की गाथा कर लेंगे। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। क्या वाणी के ज्ञान ते सुचे लोकालोक शोभाति करो तदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तोई जपू दिटैन जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। तो आप सब जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।